नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। 2 साल पहले का एक आंकड़ा था, महाराष्ट्र दिल्ली मिलकर देश का आधा इनकम टैक्स भरते हैं। पर कैपिटा इनकम में तो दिल्ली मुंबई से भी आगे है। देश की राजधानी है, इसीलिए मेट्रो ट्रेन, एक्सप्रेसवे, चौड़े हाईवे, फ्लाईओवर, अंडरपास, किसी की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले पेरिस पहुंचे हैं। दिल्ली को भी पेरिस जैसा बनाने के सपने वर्षों से दिखाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखेंगे तो पेरिस नहीं, वेनिस जरूर दिखाई देगा। यमुना 45 साल बाद खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। किनारे की बस्तियां डूब चुकी है, लोग पलायन कर चुके हैं। एनडीआरएफ की नावें चल रही हैं और ये किनारों का ही हाल नहीं है। पानी दिल्ली के काफी अंदर तक घुस चुका है। लाल किले के पास कमर से ऊपर तक पानी है, जहां से दिल्ली की सरकार चलती है, यानी सचिवालय और सिविल लाइन एरिया जहां सीएम खुद रहते हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल, वहां तक पानी पहुंच गया है। घर और गाड़ियां सब कुछ पानी में डूब गई हैं। कई अंडरपास पानी से भरे हुए हैं। स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई है। मेट्रो ट्रेनों को भी कहा गया है कि थोड़ा धीमे चलाएं। अब सवाल पर आते हैं कि ये दिल्ली की दुर्गति क्यों हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल ही गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी कि हरियाणा को कहकर हथनी कुंड बैराज से यमुना का फ्लो थोड़ा स्लो कराएं। दिल्ली में ये पुराना ब्लेम गेम है कि यमुना की सारी आफत हरियाणा की वजह से आती है। वो हथनी बैराज से बेसाब पानी छोड़ देता है और यहाँ दिल्ली वाले बह जाते हैं। उसके बाद वही सवाल उठते हैं कि आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक क्यों नहीं, आपके नालों में कचरा क्यों फंसा हुआ है, नया मास्टर प्लान क्यों नहीं लाते, आबादी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, आप है कि वहीं अटके हुए हैं, वगैरह वगैरह। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हालात को आपातकाल बता रही है, वहीं बीजेपी भी दिल्ली वालों को आगाह कर रही है कि दिल्ली वाले जागो, कुछ भी फ्री में नहीं होता। ये है वो कीमत जो तुम चुका रहे हो। तो सारे पक्षों को सुनेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कौन है दिल्ली की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जाने के लिए रेजिडेंस है जो देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है। हम लोगों का सारा सामान अंदर फंसा हुआ है, कपड़े हैं, सारे लोगों के जो भी पैसे वगैरह हैं सारे उसी में फंसे हुए हैं। कोई हेल्प मिल रही है आपको? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। हमने सबने मिलकर ही अपने आप सारा सामान शिफ्ट करा है और राशन वाशन सब अंदर था, पानी घुस गया था, भूखे मर रहे हम लेकिन। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज है, जो खोलने से ये सारा पानी आता है। पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। ना कोई खाने की सुविधा है, ना कोई दे रहा है, कुछ ना है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। जब एक के बाद दूसरा ऐसा कोई ना कोई विषय सामने आता है तो अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय जिम्मेदारी से भागते हैं, और केजरीवाल जी ने इस बार फिर वैसा ही किया। तो इसी पर बात करेंगे। डूबी सी दिल्ली, अब तो ना डूबा रहता हूँ चाहत में तेरी, लेकिन यहाँ पर जो आदमी डूबा हुआ है वो चाहत में नहीं डूबा हुआ है, मजबूरी है इसलिए डूबा हुआ है। हालांकि 2 दिन से दिल्ली में बारिश भी बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है, ये कहे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाढ़ है वो आफत बनकर दिल्ली पर टूटी हुई है। सभी मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता आशीष सूद जी जुड़ेंगे, मुदित अग्रवाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे, रीना गुप्ता जी आपकी प्रवक्ता जुड़ेंगी, दीक्षु कुकरेजा टाउन प्लानर मेरे साथ जुड़ेंगे, दीप कमल स्पोक्स पर्सन जेजेपी के, क्योंकि हरियाणा पर आरोप लग रहा है कि हरियाणा ने पानी छोड़ा है, उसके कारण दिल्ली की हालत हुई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलता हूं मेरे सहयोगी चंदन मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त सिविल लाइन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आप ये क्या है, आप किसी स्विमिंग पूल में है या सिविल लाइंस में?
जी दीपक जी, बिल्कुल मैं सिविल लाइंस में हूं, लेकिन ये स्विमिंग पूल जैसा ही नज़ारा है। और लगभग मैं आपको बताऊं कि मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच है और मैं 5 फुट से ज़्यादा आ चुका हूं। और इसके आगे जो ये हाईवे है, ये रिंग रोड है। और रिंग रोड वगैरह जब बनाई जाती हैं तो पिछले 30, 40, 50 साल का जो सबसे उच्चतम स्तर होता है उससे ऊपर बनाई जाती हैं ताकि वो ना डूबे। लेकिन रिंग रोड के ऊपर भी कम से कम 3 फुट तक पानी बह रहा है। वहां गाड़ियां, बसें जो चलती थी, कारें जो चलती थी, उसकी जगह नावें चल रही हैं एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और लोगों को रेस्क्यू कर रही है एनडीआरएफ की टीमें। क्योंकि अगर बात की जाए दिल्ली में यमुना का स्तर दीपक जी तो लगभग 208.62 मीटर पहुंच चुका है। और इससे पहले जो 207.49 का आंकड़ा था वो आया था 1978 में। तब से लेकर के अब तक, जैसे कि आपने भी बताया कि दिल्ली की आबादी काफी बढ़ चुकी है, कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की तैयारियों की तो कैसी तैयारियां हैं ये आप यहां के हालात को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये इलाका सिविल लाइंस का इलाका है जो कि बेहद पॉश इलाका माना जाता है। सीएम का घर यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, राजनिवास जो है वहां से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन यहां के हालात क्या हैं ये तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं हम। और हमें यहां खड़े रहने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि पानी का फोर्स काफी तेज है। दीपक जी, आपने कहा पानी का फोर्स तेज है। अच्छा ये बताइए अप्रोक्सीमेटली कितने गज पर यहां से केजरीवाल जी का घर है और केजरीवाल के घर में क्या पानी घुस गया है? क्योंकि लोग कह रहे थे कि 250 मीटर उनसे बचा हुआ है, बस पानी केजरीवाल जी का घर टच कर लेगा। सिविल लाइंस के कई इलाकों में पानी है, आप खुद सिविल लाइंस में खड़े हुए हैं। और दूसरा, एलजी के घर से पानी कितनी दूर है? राजनिवास जी दोनों का घर यहां से मैं अगर बात करूं तो अभी हम राजनिवास के पास से आए थे। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर राजनिवास है यहां से और केजरीवाल जी का घर भी आसपास की दूरी पर है। लेकिन अगर बात की जाए इस इलाके की तो ये इलाका ऊंचा नीचा इलाका है, यानी हम जिस इलाके में हैं ये थोड़ा नीचा इलाका है। तो शायद केजरीवाल जी के घर तक या एलजी के घर तक ये पानी ना पहुंचे। लेकिन दिल्ली की जो आम जनता है, वो लोग जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के खर्च करके ये बंगले खरीदे हैं, उनके घरों में पानी भरा हुआ है, उनके घरों में नाव चल रही है। और बाकायदा लाउडस्पीकर के जरिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं। हमने देखा यहां पे 60 साल की उम्र के लोग, 70 साल की उम्र के लोग सूटकेस में अपना सामान लेकर के निकल रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, अपने पालतू जानवर को लेकर निकल रहे हैं, खाने पीने का सामान अपने पास रख करके निकल रहे हैं। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही ये पानी केजरीवाल जी के घर तक ना पहुंचे, वीके सक्सेना जी के घर तक ना पहुंचे, लेकिन आम लोगों के घर तक जो पहुंच रहा है यह बताता है कि हम जो वर्ल्ड क्लास राजधानी के दावे करते हैं कहीं ना कहीं वो दावे खोखले हैं। और फिलहाल अभी हम वर्ल्ड क्लास राजधानी तो दूर, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन हम यहां प्यार में नहीं, यहां हम बाढ़ में डूबे हुए हैं। और राजधानी पेरिस तो नहीं बनी, लेकिन आपने बिल्कुल मौजूद बात कही थी कि वेनिस जरूर बन चुकी है यहां, क्योंकि शहर के अंदर नाव चल रही है जैसी वेनिस में चलती है। और मेरे आपके पीछे से एक नाव जाती भी दिखाई दे रही है। चंदन, घूमिएगा मत वरना आपका बैलेंस बिगड़ेगा वहां पे। मैं समझ सकता हूं कि किस तरह से पानी वहां पर भरा हुआ है और आप बिना पैसे दिए स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं इस मौसम में। मैं सिर्फ यही कहूंगा, लेकिन चंदन ये समझना चाहता हूं दिल्ली की हालत क्यों है और हम लोग भूल जाते हैं। मतलब दिल्ली वाले सबसे ज्यादा भूलने के लिए माहिर हैं। कुछ भी होता है, आग लगती है तो गरीब आदमी मरता है, वीआईपी नहीं मरता है। कोई नेचुरल कैलामिटी होती है तो गरीब आदमी मरता है, कोरोना आता है तो गरीब आदमी मरता है, घर बार छोड़ के भागता है। तो कब तक दिल्ली इसी तरह सहती रहेगी और इसी तरह चलती रहेगी और दिल वालों की दिल्ली कहलाती रहेगी? दीपक जी देखिए, राजधानी दिल्ली को लेकर 1978 में जो बाढ़ आई थी उस वक्त काफी तबाही हुई थी। उसके बाद से तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ, तटबंधों को मजबूत किया गया। 2010 और 13 में 207 का आंकड़ा जो है पार किया गया था। 2010 में 207.11 मीटर और 2013 में 207.32 मीटर तक पानी बढ़ा था। लेकिन असल समस्या यह है कि राजधानी दिल्ली में यमुना के इलाके में बहुत ज्यादा निर्माण हुआ है। जो पुल बनाए गए हैं वो उनकी वजह से भी सिल्ट बहुत ज्यादा होता है और अवैध निर्माण जो हुआ है उसकी वजह से दिक्कत आती है कि पानी को ट्रेवल करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। और समय कम मिलने की वजह से ऐसा होता है कि पानी जो है बहुत तेजी से हथनीकुंड बैराज से यहां आता है और उसको जगह कम मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से फैल जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की राजनीति रही है, जिसकी वजह से अवैध निर्माण होते हैं और उनको बाद में रेगुलराइज कर दिया जाता है, वो एक बड़ी समस्या है। राजधानी यमुना में जो है सिल्ट की सफाई ना होना एक बड़ी समस्या है। जो निर्माण किया जा रहा है वो अगर बात की जाए तो बहुत अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। प्लानिंग का ख्याल टाउन प्लानर्स जो हैं आपके साथ जो जुड़े हुए हैं शायद ये इस बात पर ज्यादा रोशनी डाल सके कि राजधानी दिल्ली को अगर टाउन प्लानिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्यों ठीक से नहीं बसाया गया है। आपको रेस्क्यू करने के लिए
बिल्कुल। जी, और अब तो एनडीआरएफ के हमारे जो साथी हैं उनसे अच्छी खासी हमारी दोस्ती हो रखी है और वो लगातार मुस्तैदी से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और घर में जा जाकर जबरन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 208.62 मीटर का जो ये जलस्तर है ये पिछले कुछ घंटों से स्टेडी बना हुआ है। अगर बात की जाए तो बढ़ नहीं रहा है लेकिन घट भी नहीं रहा है। ऐसे में अगर हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ा जाता है, जिसकी उम्मीद अभी की जा रही है, क्योंकि येलो अलर्ट है पहाड़ों पर, अभी और बारिश होगी और पानी छोड़ा जाएगा तो राजधानी दिल्ली के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ेंगी। और दीपक जी, इसी से समझ जाइए कि इस बार कितनी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि मेट्रो को भी बंद करना पड़ा। जो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन है उसको भी बंद करना पड़ा। तो ऐसे में जो बुनियादी ढांचा है दिल्ली का वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा इस बाढ़ की वजह से। बिल्कुल, बुनियादी ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन चंदन, मुझे समझ नहीं आता इस स्थिति में रोऊं या हंसूं? जी, रोने की बात है बिल्कुल। हम अगर बात की जाए अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम बताते हैं कि दुनिया की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम अपने युवाओं के लिए जो है, करोड़ों युवाओं के लिए हमें रोजगार देना है। दिल्ली मुंबई जो कि अर्थव्यवस्था के इंजन हैं, वो इंजन किस तरह से वहां पर अभी चरमराया हुआ है। और अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो करोड़ों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। अभी 2500 से ज्यादा लोगों को आज जो है रेस्क्यू करके हटाया गया है। और जो निचले इलाके हैं, जहां डूब क्षेत्र में जो मकान बनाए हुए हैं, वहां से लोगों को खाली कराया जा रहा है। राजधानी दिल्ली को लेकर के बड़ा सवाल यही है कि यहां केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है ये तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1978 की बात करें तब भारत एक गरीब देश हुआ करता था। आज भारत एक मजबूत देश है। विकसित देशों के साथ हम कंपीट करने की बात करते हैं। लेकिन यहां पहले से पता था कि हथनीकुंड बैराज से हर साल पानी छोड़ा जाता है। पहले से प्रिपरेशन क्यों नहीं की गई? पहले से कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया गया? एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करके आखिरकार कब तक टोपी ट्रांसफर होता रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सफर जो कर रहे हैं वो आम लोग कर रहे हैं, आम आदमी कर रहे हैं। इस तरफ की बात करें अगर हम यमुना के इस तरफ की, तो सिविल लाइंस में जो है पॉश कॉलोनी में लोग सफर कर रहे हैं। और यमुना पार के इलाके की बात की जाए तो खादर के इलाके में आम जनता, जो गरीब लोग हैं, वो सफर कर रहे हैं। कुल मिला के सफर दिल्ली वाले कर रहे हैं। तो हमें ये रोने की ही जरूरत है दीपक जी। और चंदन, मैं यही कहूंगा, थोड़ा संभल के रहना। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन यही जल है जो जीवन को बहुत जल्दी से लील लेता है। और इसका जो तांडव हम देख रहे हैं हाल ही के दिनों में, वो बहुत अप्रत्याशित है, चौंकाने वाला है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है जो चंदन ने सवाल उठाया, जिम्मेदारी किसकी? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं आपको सीधे दिखा देता हूं। आशीष सूद बीजेपी के जुड़े हुए हैं, मुदित अग्रवाल जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रीना गुप्ता जी आपसे जुड़ी हुई है, दीक्षु कुकरेजा टाउन प्लानर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और दीप कमल जी स्पोक्स पर्सन जननायक जनता पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा से, खासकर इसलिए क्योंकि हथनीकुंड बैराज का असर है। सबसे पहले रीना गुप्ता जी, इस बार भी टोपी ट्रांसफर, अब तो एमसीडी भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, तो जिम्मेदारी तो लीजिए कि भाई दिल्ली का बाढ़ में हाल हुआ है, हम जिम्मेदार हैं, हम माफी मांगते हैं इसके लिए। देखिए दीपक जी, इस समय पूरे नॉर्थ इंडिया में एक प्राकृतिक आपदा आई हुई है। पूरा नॉर्थ इंडिया, यूपी हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, सब जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का 40-50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना मैया कभी इतने ऊपर के लेवल पर आई ही नहीं। तो ये समय प्राकृतिक आपदा की स्थिति है। इस समय किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने का कोई फायदा नहीं है। हम सबको मिलकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, दिल्ली सरकार के सारे कर्मचारी, सारे एमएलए, सारे मंत्री सब ऑन द ग्राउंड हैं पिछले 3 दिनों से, और बाकायदा हर जगह कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैंप सेटअप किए जाएं, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो रिलीफ कैंप्स में, खाने की व्यवस्था की जा रही है। अब देखिए, आपको पता नहीं आप हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, मुगलों के जमाने में जब लाल किला बना था तो पहली बार वो राजा जो थे वो एक्चुअली यमुना मैया में होके और बैठ के लाल किले के अंदर एंटर करे थे। उसका वो लेवल हुआ करता था, यमुना मैया वहां फ्लो करती थी। अब धीरे धीरे दिल्ली की आबादी बढ़ी, आसपास से लोग आए दिल्ली में और वहां पे कॉलोनियां बनती गईं। अब ये समय पूरी दुनिया के जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरमेंट पे काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन पे काम करते हैं, वो लोग कह रहे हैं
कि ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी क्लाइमेट चेंज के मामले में, और ये जो सडन एक तरीके से रेनफॉल्स हुआ होंगी, क्लाउड बर्स्टिंग होंगी, उसकी वजह से इस तरह के वाकये आने वाले दिनों में ज्यादा आएंगे। और हमने देखा कि पूरा हिमाचल से जो पानी आ रहा है वो यमुना जी में होता हुआ दिल्ली आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिक्वेस्ट किया अमित शाह जी से कि हथनीकुंड बराज से जितना कम पानी हो सके उतना कम छोड़ें, क्योंकि आपको पता है पिछले 3 दिन से दिल्ली में तो बारिश नहीं हुई है। ये दिल्ली का पानी नहीं है, ये ऊपर से जो पानी आ रहा है उसी की वजह से दिल्ली में फ्लड वाली सिचुएशन बनी आ रही है। और आपने ये भी देखा होगा कि वहां भाखड़ा डैम में भी सेम सिचुएशन हो रही थी, वहां पे भी पंजाब सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि आप पानी कम छोड़िए, तो वहां भी स्थिति थोड़ी काबू में आई है। जहां तक यमुना जी का सवाल है, अब जो उसका लेवल है वो बढ़ नहीं रहा है, और आशा ये की जा रही है कि धीरे धीरे लेवल घटेगा और स्थिति सामान्य होगी। तब तक के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और बहुत सारे राहत कैंप खुल रहे हैं, स्कूल्स को राहत कैंप में कन्वर्ट किया जा रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने लोगों से यह आग्रह किया है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और जिन लोगों का हो सकता है अपने आसपास में जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनकी मदद करें। दिल्ली वालों ने हमेशा से सबकी मदद करी है, तो ये प्राकृतिक आपदा का समय है, हमको सबको मिलके साथ साथ रह के इसका सामना करना पड़ेगा। रीना जी, आप लगभग 4 मिनट बोली। आप मुगल काल पे चली गई, आप हरियाणा चली गई, पंजाब चली गई, उत्तराखंड चली गई, मानसून पे चली गई, ग्लोबल वार्मिंग पे चली गई, नेचुरल कैलामिटी पे चली गई, सब पर चली गई, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, आपकी मतलब आपकी पार्टी की। बिल्कुल दीपक जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला। जब प्राकृतिक आपदा होती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रिलीफ कैंप सेटअप करें। वो रिलीफ कैंप 3 दिन से हम सारे सेटअप कर रहे हैं। जैसे ही हमको थोड़ा सा पता लगा कि बाढ़ की स्थिति आने वाली है, तब से एकदम वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। आप चलिए, मैं अभी सुबह यमुना खादर होके आ रही हूं, चलिए मैं आपको दिखाती हूं वहां पे कितने सारे रिलीफ कैंप सेटअप किए गए हैं। लोगों को मदद की जा रही है कि रिलीफ कैंप में आके रहें। वहां पे सब लोग लगातार विजिट कर रहे हैं कि रिलीफ कैंप में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में तो यही होता है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए इस समय, चाहे आप यूपी चले जाइए, वहां पे भी सरकारें यही कर रही हैं कि जो लोग फ्लडेड एरिया में हैं उनको वहां से निकाला जाए, कैंप में रखा जाए, और जब पानी नीचे चला जाएगा तो उनको वापस वहां भेज के और उनकी रिहायशी की दोबारा से हेल्प करनी पड़ेगी। यही तो सरकार की जिम्मेदारी है, और वो दिल्ली सरकार बखूबा पहले दिन से कर रही है ऑन द ग्राउंड। वहीं आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के 7 MP हैं, वो अभी तक सारे नदारद थे। आज मैंने देखा है 2-4 शायद ग्राउंड पे गए, अभी उससे पहले तक कोई नजर नहीं आ रहा था, ट्विटर पे बस बैठ के गालियां दे रहे थे। ये समय गालियां देने का नहीं है, ये समय है कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं, आपसे जितना बन सकता है आप मदद करिए अपने आसपास के लोगों की। ठीक, आशीष चौधरी क्या कहेंगे? हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पहला राउंड मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनेंगे, दुनिया भर की बातें और अच्छी बातें होनी चाहिए, ऐसी बातें। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2 दिन की बारिश और 3 दिन के पानी छोड़ने के बाद दिल्ली जो है वो मतलब गजब, हमने इतना मोटी चमड़ी का बना दिया दिल्ली के लोगों का कि किसी चीज का असर ही नहीं होता इनको। दीपक जी, पहले राउंड में रीना गुप्ता जी 4 मिनट बोली, बाद में शायद 1.5-2 मिनट बोली, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी बात भी धैर्यपूर्वक सुनी जाए। अंत में जहां रीना गुप्ता जी ने अंत किया कि बीजेपी का कोई भी इनको व्यक्ति नहीं दिख रहा था, आम आदमी पार्टी से ऐसे ही बयान की मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि जब ये फंस जाते हैं, जब इनकी गलती पकड़ी जाती है, जब ये गले तक गलतियों में डूबे होते हैं, तब ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मिलकर काम करना चाहिए जी, सब अच्छी अच्छी बातें करने के नाटक करते हैं। मगर अंत में इन्होंने अपनी सारी विशैला राजनीति को दिखाई दिया। असल में ये सारी की सारी बातें, अगर प्राकृतिक आपदा है तो हथनीकुंड बैराज कैसे रोक लेगा? तो इन्होंने ये राजनीति करने की कोशिश क्यों की? ना रीना गुप्ता जी को पता है, ना इनके मुख्यमंत्री को पता है कि हथनीकुंड बैराज से पानी कहां और कैसे आ रहा है। हथनीकुंड बैराज पे रोक देंगे तो वेस्टर्न यमुना कैनाल से जो 200 MGD का हम ये हैदरपुर प्लांट चला रहे हैं, उसका क्या करेंगे?
पहाड़ से पानी आ रहा है, भाखड़ा नंगल से हथनीकुंड बैराज को पानी मिल रहा है, वो उस सबको क्या करें? पीछे पंजाब डुबोए? क्या करें? एक और तो कहते हैं प्राकृतिक आपदा है, फिर अपनी टोपी, जो आपने पहले वो शब्द का इस्तेमाल किया कि टोपी पास करने का काम करते हैं। हैविंग सेड दैट, एक सवाल आप बाद में रीना गुप्ता जी से पूछिएगा। आप ही रीना पूछिए गुप्ता जी, दिल्ली में जब आपकी सरकार बनी तो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम कितने एमएम बारिश लेने की कैपेसिटी रखता है? अगर कितने एमएम की कैपेसिटी रखता है? 10 एमएम की दिल्ली की कैपेसिटी रखता है। या आज की एक विकट परिस्थिति जिसको एक बता रहे हैं, जो विकटता के विकट और विकराल हो गई इनकी मिसमैनेजमेंट के कारण। पिछले 9 साल में क्या हुआ? उस ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाने का, उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का। यमुना की ड्रेजिंग क्यों नहीं हुई? 4320 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के 23 प्रोजेक्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को दिए। मुख्यमंत्री के 7 बयान हैं 2015 से, यमुना की सफाई कब कर दूंगा, यमुना की सफाई 16 में कर दूंगा, 18 में कर दूंगा, 22 में कर दूंगा, 21 में कर दूंगा, पूरे गांव को डुबकी लगा दूंगा। दीपक जी, मेरे बयान नहीं है, इसलिए यह मत कहिएगा मैं राजनीति कर रहा हूं। 4200 करोड़ रुपए होने के बाद यमुना की ड्रेजिंग नहीं होगी। यमुना के बेसिन, यमुना के तट, जो अभी मुगल काल में कह रहे वो तो लाल किले तक जाते थे, अरे बाबा लाल किले तक मत ले जाओ। 300 मीटर जो यमुना का बेसिन साफ रहना चाहिए था, वहां दिल्ली विभाग का फ्लड विभाग क्या सो रहा था? दिल्ली सरकार का फ्लड विभाग, कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस भ्रष्ट है, अब उससे समझौता करने को घूम रहे हैं। मगर क्या हुआ? उसने क्यों नहीं उसके बारे में दिल्ली सरकार ने काम किया? 76,800 करोड़ रुपए का बजट 2023 में दिल्ली सरकार ने पास किया। यह कहकर पास किया कि भाई हम इसमें G20 के लिए भी देश शहर को रेडी करेंगे। उस बजट में से मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, आप बीजेपी को गाली दीजिए, आप कहिए बीजेपी राजनीति कर रही है। देखिए, हमने जो जनता के लिए करना है, हमारे सभी पार्षद, हमारे मंडल अध्यक्ष, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं दीपक जी, अपने चैनलों से चेक कराइएगा, अपने सूत्रों से, दिल्ली में पहला रिलीफ कैंप पुश्ता पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, सरकार के कैंप से भी पहले वहां पर काम करने के लिए हम बोलूं दीपक जी, इसलिए हमें आप गाली दीजिए, कोई बात नहीं। 1 मिनट आप बोली, मैं चुप रहा, सुनिए शांतिपूर्वक। आप हमें गाली दीजिए, खूब दीजिए, मगर हमें दोष दीजिए। अरे आप सुनने लायक कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। नाटक बंद करिए। बिल्कुल क्लियर है कि आपको जानकारी नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है। आप क्यों दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की क्यों बात कर रहे हैं? आप 3 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, ड्रेनेज सिस्टम का क्या इसमें वो है? ये ऊपर से जो पानी आ रहा है वो यमुना के फ्लड प्लेस में पानी आ रहा है, दिल्ली के ड्रेनेज से क्या मतलब? आज क्या डिस्कशन हो रहा है? आज यमुना फ्लड प्लेन का डिस्कशन हो रहा है। क्यों आपके जो जितने MP MLA थे सारे पेरिस चले गए क्या? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा सड़क पे? कोई दिखाई दे रहा है? आप बताइए, दिल्ली के 7 सांसदों ने क्या किया है? आपको सिर्फ टीवी चैनल पे आके बकवास करने के लिए नहीं बुलाया गया है। 1 मिनट में पोल खुल गई ना। अरे जब आपके मुख्यमंत्री की कोई काम किया, नकारापन दिखाया, पोल खुल गई ना। अब क्या हुआ? ये पूछिए, क्या हो गया? आप मिलके काम करना चाहिए। ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं आपने तो काला अध्यादेश पास किया है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली का LG दिल्ली का हाई कमान है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? कहाँ चला गया दिल्ली का LG? आप बताइए। दीपक जी, ऐसे बहस नहीं होगी। अच्छा रीना जी, आपके बीच में नहीं बोले थे, रीना जी आपके बीच में नहीं बोले थे, अब से कंक्लूड करिए, सूद साहब कंक्लूड करिए, मुझे मोदी जी के बाद भी जाना है। सूद साहब इस प्रकार की बदतमीजी नहीं चलने दी, इस प्रकार से नहीं होगा, ये मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं हम लोग इस प्रकार से थोड़ी ना चिल्ला-चिल्ली करने के लिए आए हैं, और कोई बोलेगा नहीं। आप नहीं, हम तो करते ही नहीं है। सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है, बदतमीजी सारी दुनिया। देखिए दीपक जी, इस प्रकार जितनी गुंडागर्दी करती है। अच्छा रीना जी रुक जाइए, रीना जी अब आप दोनों ने दूसरे पर बोल दिया ना, उनको कंक्लूड करने दीजिए। नहीं दीपक जी, मेरी बात पूरी होने दें। दीपक जी, मेरी बात पूरी होने। हाँ, कंक्लूड करिए। आशीष सूद साहब सब उपन्यास मत लिखिए, चैनल का क्या होगा? मेरे लघु कथा से भी काम चला लिया करें। मगर विषय तो पूरा, मगर ऐसा तो मत करिए ना दीपक जी।
हमारे को भी तो अपनी बात तथ्यात्मक रूप से रखने दीजिए ना। हमें हमारे साथ इतनी बेरहमी मत करिए ना 4 मिनट तो आप भी बोल चुके हैं। हमारे साथ इतनी बेरुखी काहे कर रहे हैं आप? कम से कम 4 मिनट आप बोल चुके मेरी हैं। बात मैं अभी टाइमर से टाइम निकलवा देता हूं। सारे बात अच्छा सुनिए, मेरा बस 20 सेकंड दीजिए मुझे। आधार कर दिया, अब 2-4 साल दीजिए। अरे देखिए ये प्रलाप इनका। 15 साल अब देख रहे दीपक जी आप प्रलाप, आप कह रहे हैं मैं बोल रहा हूं। अगर 15 साल कुछ काम किया होता तो आज दिल्ली की हालत ना होती। इसका जवाब अब नहीं दूं क्या? सारे ये बीच में कैसे प्रलाप कर रही है? सब कुछ आप लोग खा गए। अरे तुम्हें शऊर नहीं है मैडम, आपको एबीसी नहीं पता। 3 फुट का नाला एमसीडी के पास, ये 4-4 लाख रुपए तनख्वाह क्या भुट्टे मुंडे के लिए ले रहे हैं तुम्हारे विधायक? पढ़े लिखे हो, सब पता है। अरे कितने भी पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने से जनता की सेवा ने आपको निकाल के बाहर भेज दिया। तभी तो दिल्ली की जनता ने बाहर भेज दिया आपको। 8 विधायक जो हैं आपके, वो भी लगता है मोदी जी के साथ पेरिस चले गए हैं। हैदरपुर में भी आता है। कहाँ चले गए आपके 8 विधायक? समझे? 8 विधायक कहाँ चले गए? हमारे 8 विधायक कहाँ पे हैं वो? और 7 सांसद आपके, वो भी चले गए। आपका भी लगता है चले गए पेरिस मोदी जी के साथ। और ये मणिपुर चल रहा है और मोदी जी पेरिस में दिल्ली घूम रहे हैं। पानी पानी हो रखी है। लगता है आपके विधायक पार्टी के भ्रष्टाचार को दिखा रही चले गए हैं सब। कुछ काम किया होता आपने, कुछ काम किया होता 15 साल। मैं दोनों को रोक रहा हूं। अब मैं दोनों को रोक रहा हूं, दोनों नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं, सबको दिखाओ प्लीज, इसको कहते हैं एक्चुअल टोपी ट्रांसफर। ये जो हो रहा है दोनों तरफ से, चारों तरफ से जो होगा वो वाकई होगा टोपी ट्रांसफर। मोदी अग्रवाल जी, मोदी जी नहीं जुड़े हुए हैं। मैं सीधे दीक्षु कुकरेजा जी के पास चलता हूं, फिर दीप कमाल जी। पार्टी के ये जिस प्रकार का प्रलाप आप कर रही है, आपके भ्रष्टाचार को उजागर कराइए। दिल्ली का जमुना का जो बाढ़ आई है 4,320 कोई कुछ काम करें, ग्राउंड पे जाएं, लोगों के बीच जाएं, राहत कैंप में कुछ काम करें। करोड़ रुपए। कहाँ बैठे हुए हैं यही सब? दुर्दशा होनी है, कहाँ बैठे हुए हैं सब? यही दुर्दशा। जैसे आपके प्रधानमंत्री जी चले गए पेरिस भाग के और मणिपुर जल रहा है यहाँ पे, वैसे ही आपके बाकी सारे विधायक। अरे दिल्ली डूब भी रहा है, पार्षद सब घर में दुबके बैठे जी। मणिपुर तो जल रहा है, दिल्ली डूब भी रहा है, दिल्ली डूब भी रहा है। मुदित अग्रवाल जी, मैं मुदित जी को जोड़ रहा हूँ। मुदित जी क्या कहेंगे दोनों की बात सुनकर आप, आशीष सूद जी की और रीना गुप्ता जी की? 4-4 लाख रुपए आप जैसे लोग भी लूट रहे हैं, आप जैसे लोग भी लूट रहे हैं। आशीष जी, 400 एडवाइजर आप। आशीष जी एक सेकंड, इसीलिए दिल्ली की दुर्दशा है ये, इसीलिए दिल्ली की दुर्दशा है। दीपक जी रोकिए इनको। आप बोलिए बोलिए, अब नहीं है वो, रुक गए। हाँ जी, देखिए अभी आपने टीवी पे देखा होगा कैसे बीजेपी के प्रवक्ता, आप पार्टी के प्रवक्ता आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली की दुर्दशा यही तो हो रही है पिछले 9 साल में। एक मोदी जी हैं केंद्र में और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर जी एक एमपी नहीं है उनके पास, वो प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और दिल्ली का जो राज्य है वो उन्होंने त्याग दिया है बिल्कुल। दिल्ली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी लोगों के सहूलियत के लिए, उसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा पिछले रविवार को दिल्ली में इतनी तेज़ बारिश हुई कि दिल्ली के हर इलाके में कोई ऐसा इलाका नहीं था जिसमें पानी का भराव नहीं हुआ था और नी तक मतलब घुटनों तक पानी भर गया था। तो भैया दिल्ली में जो पानी की निकासी थी उसके लिए 9 साल आपने क्या किया? कोई जवाब देगा? रोडों की बुरी हालत है दिल्ली में, एक चीज़ तो बचाइए ना जो पिछले 9 साल में केजरीवाल ने ठीक की हो। बस लड़ने का समय चाहिए दोनों को, बीजेपी को मोदी जी हैं वहाँ पे और यहाँ पे केजरीवाल जी है, लड़ने का समय चाहिए। अरे अगर थोड़ा सा दिल्ली वालों को ख्याल आता तो जो नालों की डीसिल्टिंग है वो करते, जो यमुना की सफाई करते वो करते तो दिल्ली वालों को आज इतनी दुर्दशा नहीं देखनी पड़ती। ट्रैफिक का वही बुरा समस्या हाल है, आज थोड़ा सा पानी और आ गया, जो आज बाढ़ आ रही है तो ट्रैफिक का और ज़्यादा समस्या हो गई है। कोई ऐसी चीज़ तो बताइए जो उन्होंने 9 साल में दिल्ली में सुधारी हो। प्रदूषण का वो भी बुरा हाल है, हर साल हम प्रदूषण की बात करते हैं, हर साल हम पानी भराव की बात करते हैं, सुधार कहाँ हुआ है? देखिए सुधार क्यों नहीं होता? क्योंकि इनको अपने ऐड बजट देने हैं, टीवी में करोड़ों रुपए के ऐड बजट है, उसके हिसाब से लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये कहते रहते हैं मैंने काम किया, मैंने काम किया, मैंने काम किया। और जब कोई दिक्कत आती है वो मेरी गलती नहीं, वो किसी और की गलती है। अरे जब आप चीफ मिनिस्टर बने हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपसे नहीं संभलती दिल्ली तो आप रिजाइन कर दीजिए ना। हर चीज का बहाना तैयार है। अगर बहाने ही बनाने हैं, मैं तो इनको बहानेबाज कहूंगा। हमारे बहानेबाज मुख्यमंत्री जी, आपसे गुजारिश है ये लड़ाई झगड़ा छोड़ें, बहानों की राजनीति छोड़ें और लोगों का काम करें।
देखिए दूसरी चीज, अब एमसीडी की बात करते हैं। आज तो एमसीडी केजरीवाल जी के अंडर है, पहले बीजेपी के अंडर थी। जो लो लाइंग एरियाज हैं जिसमें पानी बहता है, वहां भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आ रही है। यमुना के किनारों पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन आ रही है। तो जो फ्लड प्लेन होता है जहां पे पानी बहने का मौका चाहिए, वो तो खत्म कर रहे हैं हम। तो क्या राजनीति है ये, क्या सोच है, कैसे सरकारें चल रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, इनके पास शॉर्ट टर्म विजन ही नहीं है। ये तो ये देखते हैं आज कोई आपदा आई, उसकी हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वो हेडलाइन मैनेजमेंट 2-3 दिन तक या 10 दिन तक सवाल उठेगा, उसके बाद हम बात को फिर से गुमराह कर देंगे। तो ये तो सोचने वाली बात है। देखिए रीना गुप्ता जी, मैं दोबारा से कहता हूं, इन दोनों सरकारों को कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियां सेकनी है और ब्लेम गेम खेलना है। ठीक है, मैं सीधे रीना गुप्ता जी के पास जाऊंगा। रीना गुप्ता जी, बहानेबाज सरकार, और यही आशीष सूद आपके लिए भी कहा है, उसका भी जवाब लूंगा। रीना गुप्ता जी, पहले आपका जवाब प्लीज संक्षेप में बोलिएगा, मुझे बाकियों को भी वक्त देना। आशीष जी, इसका तुरंत बाद आपके पास। जितना दिल्ली सरकार, दीपक भाई, दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी से ग्राउंड पे रिलीफ का काम कर रही है। जैसा मैंने पहले कहा, ये प्राकृतिक आपदा है, ऊपर से पानी आ रहा है। दिल्ली में 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, हिमाचल से, उत्तराखंड से ऊपर से पानी आ रहा है, और वो पानी इतना ज्यादा है कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये जो लो लाइंग एरियाज थे, ये रिहायशी, यहां पे रिहायशें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये लो लाइंग एरियाज थे। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय के साथ जो रिवर्स हैं अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं, उसी तरह से यमुना जी ने अपना रास्ता बदल लिया है। जो कि रास्ता उनका पहले हुआ करता था, वापस वहीं पे आ गई हैं, और वहां पे अब लोग रह रहे हैं। तो लो लाइंग एरियाज में पानी है, उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, रिलीफ की व्यवस्था की जा रही है, खाने की व्यवस्था की जा रही है, पूरी टीम्स ग्राउंड पे तैनात है। लेकिन फिर भी मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी कि हरियाणा से पानी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक साथ पानी मत छोड़िए। जितना धीरे धीरे हो सके हथनीकुंड बराज से धीरे धीरे पानी छोड़िए। और अगर धीरे धीरे पानी छूटता है तो यमुना का स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, लेकिन एकदम से अगर पानी छोड़ दिया जाएगा तो यमुना का लेवल फिर से ऊपर बढ़ जाएगा और फिर स्थिति और भी बुरी हो सकती है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार से ऑलरेडी चिट्ठी जा चुकी है और पूरा उनके साथ बातचीत चल रही है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि पानी कम से कम छोड़ा जाए। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, पूरी रिलीफ की व्यवस्था दिल्ली में मुस्तैदी से की जा रही है। आशीष सूद जी, क्या कहेंगे? रिलीफ की व्यवस्था मुस्तैदी से की जा रही है और अभी भी कह रहे हैं कि भाई हथनीकुंड से, बैरेज से पानी थोड़ा धीरा हो जाए तो ये फ्लड खत्म हो जाएगा। दीपक जी, ऑक्सीजन नहीं है तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, प्रदूषण है तो पराली जलना जिम्मेदार है, बाढ़ आ गई तो हथनीकुंड ने पानी छोड़ दिया। ये इसी प्रकार की बहानेबाजी 24 घंटे करते हैं। मेरा सिंपल सा एक कहना है, ठीक है बारिश के लेवल ज्यादा हुए हैं, ये दिल्ली ने पिछले दिनों में 100 mm बारिश देखी, 150 mm बारिश देखी। सरकार की तैयारी क्या है? 10 mm बारिश पे आप दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली को भली भांति देखा है। एक बार 1 घंटा दिल्ली में किसी दिन बारिश आ जाए तो दिल्ली 12 घंटे के लिए जाम हो जाती है दीपक जी। और बार बार एमसीडी का नाम लेकर बचा नहीं जा सकता, 3 फुट के नाले एमसीडी के पास। और रही बात, 15 साल मुदित अग्रवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, अभी 9 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो यमुना के बेसिन में, यमुना के डूब क्षेत्र में, यमुना के फ्लड प्लेन में बसावट होने किसने दी? इसका जवाब तो यही देंगे ना। यहां बैठकर आदर्शवादी बातें बघारना ये नहीं होना चाहिए था। शीला दीक्षित जी की अगर आप श्रेय लेने की बात करते हैं कि उसने दिल्ली को सीएनजी दी वगैरह वगैरह, तो इस दुर्दशा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप अखबारों में आम आदमी पार्टी विज्ञापन देती है कि हमने ये काम कर दिया, तो 9 साल में फ्लड प्लेन को खाली कराने का काम, उस पर अवैध कब्जों का काम, इसके ऊपर किसने काम किया? और मैं फिर पूछता हूं, 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा यमुना की सफाई के लिए 23 प्रोजेक्टों के लिए केंद्र सरकार ने दिए, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड है 5 बार अलग अलग तिथि देते हुए। तो ये मिस गवर्नेंस दिखाती है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के नकारेपन को दिखाती है। ठीक है, जिसका खामियाजा ठीक है, हमने तीनों को सुन लिया। अब दीक्षु कुकरेजा जी,
दीक्षु को कराई जा रही है। तीनों को आपने सुना, तीन पार्टियां, एक ने 15 साल शासन किया, एक 9 साल से है, एक 9 साल से दिल्ली की सत्ता पर है और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। आप क्या कहेंगे, कौन है इस अव्यवस्था का जिम्मेदार? चाहता हूं मैं आपको पूरा मौका दूंगा मुद्दे जी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी टेलीविजन पे अभी तस्वीरें दिखा रही हैं दिल्ली की हालत, उससे क्लियर पिक्चर मिलती है कि दिल्ली किस तरीके की सिटी डेवलप हो रही है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल कैपिटल की, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गए। तो जो चीज ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी पहले दिल्ली में फ्लड्स आए थे, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स अगो, उस तरीके की तस्वीरें आज 21वीं सदी में देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही ना इसमें। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि नेशनल कैपिटल जो एक मॉडल सिटी है हमारे बाकी शहरों के लिए पूरे देश भर में, वहां पे इस तरीके की स्थिति होना, ये ऐसा शहर है जहाँ पे रिज से लेके रिवर तक नेचुरल टोपोग्राफी है। हम तो यहाँ ऐसी जगह नहीं बैठे, अगर आपने देखा है एम्स्टरडैम जैसी सिटी जो नेदरलैंड्स कंट्री है यूरोप में, वो तो बिलो द सी लेवल पूरा शहर बसा हुआ है। तो क्या वहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं? तो आज की डेट में प्लानिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें अवेलेबल है और आज हमारी कंट्री में भी ये चीजें अवेलेबल है। इट इज ओनली अबाउट हैविंग अ राइट इंटेंशन टू अप्रोच एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन रियल प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज दिल्ली में, और ये चीज हम कितनी देर, कितने सालों से यही बात कर रहे हैं और यही तस्वीरें हम देखते हैं, चाहे बारिश हो या जैसे बात की जा रही है कि जी अभी तो ये सिर्फ रेन्स की वजह से नहीं है, ये तो बिकॉज ऑफ जो फ्लड वाटर एक तरीके से रिलीज किया जा रहा है बैराज से, तो उसकी वजह से सिर्फ यमुना के रिवर बेसन पे ये सिचुएशन आ रही है। बट प्रॉब्लम है कि दिल्ली में नेचुरल टोपोग्राफी होते हुए, और मैं ये भी बताऊं आपको कि आज से 6 महीने बाद आपके टीवी चैनल पे एक चर्चा होगी कि दिल्ली इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट सिटी, यहाँ पे पानी नहीं है सब सॉइल में। तो ये किस तरीके की प्लानिंग हो रही है, जहां एक टाइम साल आता है, साल में एक टाइम आता है जहां पे ये फ्लड्स हैं और एक टाइम आता है कि हम कह रहे हैं कि सब सॉइल वाटर ही नहीं है दिल्ली में। तो अगर इसी वाटर को ठीक तरीके से एक इसकी मैनेजमेंट की जाए, प्लानिंग की जाए, रिजर्वॉयर्स क्रिएट हो, RWS को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो अगर ये वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो, एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट जो हर सिटी में होनी चाहिए। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज स्मार्टनेस ऑफ अ सिटी? अगर इस तरीके की तस्वीरें, वी कैन कॉल देम नेचुरल कैलामिटीज, वी कैन कॉल देम क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, बट दीज आर जस्ट मेयर hollow words. The fact of the matter is that nobody, and I repeat, nobody is interested in looking at how our cities can be made more livable. Cities are going down in every which way. पानी नहीं है, एयर पोल्यूशन इतनी है दिल्ली में, कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, कितने लोगों के लाइवलीहुड जा रहे हैं इस वजह से। इसकी क्यों नहीं बात होती है? Why the blame game? Who is going to rise above the blame game? उसके ऊपर तो कभी चर्चा होती ही नहीं है। तो मैं क्या एज ए टाउन प्लानर इसमें बोलूं, क्या एज ए सिटीजन ऑफ दिल्ली आपके सामने ये बात रख। दीप कमल जी, आपकी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि आप हथनी कुंड बैरज से पानी छोड़ रहे हैं। रीना गुप्ता जी लगातार ये कह रही है। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं, जो कुकरेजा जी अभी चिंता जाहिर कर रहे थे कि एक टाउन प्लानिंग के हिसाब से और नेशनल कैपिटल के हिसाब से दिल्ली की हालत आज के दिन क्या है और पिछले कई दशकों से हमारी सरकारों ने दिल्ली के लिए किया क्या है, मैं पूरी तरीके से उससे सहमत हूं और उतना ही चिंतित हूं। दूसरी एक बात जो मैं राजनीति देख रहा हूं इस पूरे मामले में, खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, वो दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं भ्रम में रखने और उनको आधा सच बताने वाली है। जो हथनी कुंड बैराज है वो कोई डैम नहीं है, वो कोई ऐसा बांध नहीं है जहां पर बहुत बड़ी कैपेसिटी में पानी रोका जा सके। वो एक तरीके से एक नाका है जहां पर पानी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है और आगे वाले जो जगह है उनको बताया जाता है कि आज के दिन इतना पानी यहां से फ्लो हो रहा है। इस बात को अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हथनी कुंड बैराज पर पानी रोका नहीं जा सकता, वहां पर कैपेसिटी नहीं है ऐसे रोकने की। वो सिर्फ वहां पर मेजर करके उसकी डायरेक्शन, क्योंकि 2 अलग नदियां वहां से निकलती हैं, एक उत्तर प्रदेश में जाती है और एक हरियाणा में आती है, और उनके बीच में 2 नहरें जाती हैं ये, और उनके बीच में से यमुना नदी चलती है। 3 जगहों पर 3 दिशा में पानी डाइवर्ट किया जाता है और मेजर किया जाता है। ये सिर्फ इतना काम है। लेकिन जहां तक बात यह है कि वहां से फिर भी पानी ज्यादा छोड़ा गया, हालांकि उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो तो जितना पानी पीछे से आएगा उतना छोड़ना ही है। अगर पानी रोका जाएगा तो उसके पीछे पोंटा साहिब शहर है उत्तराखंड का, वो डूब जाएगा। वो पॉसिबल नहीं है और वो कभी होता नहीं है, हो नहीं सकता वैसा। लेकिन उसके साथ एक संदर्भ है
2013 में इसी हथनी कुंड बैराज से जो पानी मैक्सिमम छोड़ा गया वो था 8 लाख क्यूसिक। 2019 में इसके बाद जो हाईएस्ट कैपेसिटी से छोड़ा गया वो था 8,28,000 क्यूसिक। 4 साल पहले 8,28,000 क्यूसिक तक पानी वहां से छोड़ा गया। इस साल पिछले 5 दिनों की जो कैपेसिटी जो छोड़ी गई है वहां से आज का मिलाकर वो है 9 तारीख को 1,05,000, 10 तारीख को 2,13,000, 11 तारीख को 3,25,000, 12 तारीख को 2.25 लाख और आज के दिन दोपहर 2 बजे 1,10,000, 1,03,000 3 बजे और 4 बजे 88,000। यानी 1, 2, 3, 2.25 और 1 ये क्रम रहा है पिछले 5 साल का एक दिन पानी छोड़े जाने का। मैक्सिमम कैपेसिटी से जो छोड़ा गया 3.25 लाख इस साल, लेकिन 4 साल पहले 8.25 लाख क्यूसिक पानी इसी बैराज से छोड़ा गया था, तब ये स्थिति नहीं आई थी। ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि क्या वजह है कि सिर्फ 3.25 लाख पानी छोड़े जाने, क्योंकि 48 घंटे लगते हैं वहां से दिल्ली आने में, वही पानी है ये। 3.25 लाख में ही दिल्ली क्यों डूब गई? वहां पर आकर पानी रुक क्यों गया? अगर पानी इतना ज्यादा था तो दिल्ली एनसीआर को क्रॉस करने के बाद पलवल में, मथुरा में, आगरा में वहां पर बाढ़ क्यों नहीं आई है? वहां पर पानी ओवरफ्लो क्यों नहीं हो रहा है? क्या दिल्ली में कुछ ऐसी चीजें हुई कि सफाई में इतनी दिक्कत रही, या दिल्ली के अंदर जो भी ड्रेनेज है जो आसपास की गाजियाबाद से आती है या उससे पहले हापुड़ से आती है, मेरठ से आती है, वो जो चीजें हैं क्या वहां पर उसको कंट्रोल नहीं किया गया? दिल्ली सरकार बड़ी आसानी से कह रही है कि हरियाणा से पानी आ रहा है। 11.5 महीने जब साल के यही यमुना नदी आपके लिए पानी लेकर आती है तब ये यमुना आपको अच्छी लगती है। 15 दिन जब पानी नेचुरल, और खुद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। कब कह रही है? जब उनसे उनकी जवाबदेही पूछी जाती है तब ये प्राकृतिक आपदा हो जाती है। लेकिन जब ब्लेम गेम करना हो तब ये हरियाणा पानी छोड़ रहा है। बहुत हैरानी की बात है। हमारे यहाँ हरियाणा में पिछले 1 सप्ताह में पंचकुला में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में बाढ़ है। आज के दिन भी बाढ़ है। हमने कभी नहीं कहा कि उत्तराखंड से और हिमाचल से पानी आ रहा है, क्योंकि हमें तो पता है कि वहां से पानी आएगा ही आएगा। जब ऊपर पहाड़ों में पानी बरसेगा तो नीचे आएगा। हमारे यहाँ पर अंबाला में, कैथल में, सिरसा में, कुरुक्षेत्र में पंजाब का पानी आया हुआ है। हमने कभी नहीं कहा कि पंजाब से पानी आ रहा है। पानी का तो नेचुरल फ्लो है, वो तो आएगा ही आएगा आगे जहां पर ढलान होगी उस तरफ। ठीक है, आपने बड़े सफाई से समझाया। रीना गुप्ता जी, पॉलिटिकल ब्लेम गेम। देखिए दीपक जी, बिल्कुल भी पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं है। ये सारे जो इश्यूज हैं, चाहे एयर पोल्यूशन का इशू हो, चाहे रिवर बेसिन मैनेजमेंट का इशू हो, ये फ्लड मैनेजमेंट का इशू हो, ये सारे इश्यूज जो होते हैं ये इंटर स्टेट इश्यूज होते हैं। और इसमें हमेशा आपको सारे स्टेट्स को कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। अरे आशीष चू शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे आशीष चू शांत हो जाइए, करने की दिल्ली की जनता से माफी मांगिए। आप जाके यूपी में देखिए, आप दिल्ली की यूपी में देखिए, यूपी में मेरे माँ बाप यूपी में रहते हैं, सहारनपुर में देखिए, सहारनपुर में क्या हालत है, वहां पे माफी मांगिए दिल्ली की जनता से। बताइए क्या तैयारी की आपने? 12 घंटे से लाइट नहीं आई है। दीपक जी, इनको जरा चुप कराइए। क्या तैयारी की इनको आपने? चुप कराइए। अगर तभी मैं बोल सकती हूँ। आपके चैनल पे किस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता दीपक जी, कैसे अलाउ कर रहे हैं? मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, दोनों बड़ी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे इनको शांत कराइए। दोनों बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों कृपया ध्यान दें। अच्छा, अगर आप दोनों बोलते रहेंगे तो मैं सीधे मोदी जी के पास चले जाता हूँ। मोदी जी बताइए, अपना पॉइंट रखिए, क्योंकि आप पर आरोप लगाया था आशीष सूद जी ने। देखिए, कांग्रेस ने तो बड़ी अच्छी तरह सरकार चलाई। जो शीला जी ने दिल्ली में ऑडियो मत बंद करिए, किसी का भी ऑडियो मत बंद करिए। केजरीवाल जी और मोदी जी आगे लेके जाते, वही केजरीवाल जी और मोदी जी आगे लेके जो कांग्रेस ने काम किया था, तो दिल्ली आज एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन गई होगी। वाकई में पेरिस और लंदन बन गया होता है। जो केजरीवाल जी कह रहे थे पेरिस और लंदन, केजरीवाल उसको आगे नहीं लेके गया। लंदन और पेरिस के सिर्फ एक हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट किया। लंदन में जहाँ रिवर थेम्स फ्लो करती है और पेरिस में जो रिवर राइन फ्लो करती है, उन्होंने वो रिवर बना दिया दिल्ली को। दिल्ली का नाश कर दिया है, उन्होंने नदी बना दिया। देखिए, आप क्या दिल्ली में समझौता करेंगे? नहीं मोदी जी, जवाब देना पड़ेगा। ये आदर्श मत पकड़िए। मोदी जी, सवाल तो लॉजिकल है आशीष सूद जी का। अगर इन्होंने बर्बाद कर दिया है दिल्ली को, तो आप इनको दिल्ली की जनता को आपको ये पता होगा। आजकल केजरीवाल जी कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी से समय मांगने का। जवाब दीजिए, क्यों समझौता कर रही है कांग्रेस? राहुल जी ने समय नहीं दिया मिलने का। कांग्रेस क्यों समझौता कर रही है? केजरीवाल ने दिल्ली खराब की है।
आपको याद होगा, मुझे तो ये लगता है केजरीवाल जी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी पटना में जब ऑपोजिशन मीटिंग थी, उसको डिरेल करने की कोशिश किसने की? उसको डिरेल करने की कोशिश केजरीवाल जी ने की। किसके इशारे पे की? मोदी जी के इशारे पे की। उन्होंने इस मीटिंग को अपने बारे में बनाना शुरू कर दिया। देखिए, हम तो उनको एक्सपोज कर रहे हैं, वो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं, हम उनको मिलने का समय तक नहीं दे रहे। ये एक सच्चाई है। आपको देखिए, मोदी जी से मना कर देना चाहिए। मोदी जी बार बार केजरीवाल जी का इस्तेमाल करते हैं। वो राजनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि केजरीवाल जी मोदी जी की बी टीम है, तभी उन्होंने ऑपोजिशन यूनिटी को डिरेल करने की कोशिश की। पटना में गुप्ता जी से जवाब देते हैं। अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने केजरीवाल जी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आरोप लगा रही है और वो हमारे पीछे पड़े हुए अपॉइंटमेंट है, हम उनसे मिलने को तैयार नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। आज भी गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे सामने। अच्छा, आप समझौता और नहीं मोदी जी के इशारे पे जो करते हैं, मोदी जी के इशारे पे करते हैं केजरीवाल जी। बिल्कुल सच्चाई है ये। आप समझौता नहीं करोगे ना आम आदमी पार्टी से? हमने उनको मिलने का समय दिया, वो हमारे पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं। मिलने का हमने दिया, उनको मिलने का समय, हमने उनको मिलने का समय दिया, हमने उनको मिलने का समय दिया। केजरीवाल जी ने गिड़गिड़ा रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप के सामने, समय दे दीजिए मिलने का। हमने दिया समय मिलने का। क्या रीना गुप्ता जी, केजरीवाल जी जा रहे हैं बुरी तरह वो कह रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं मिलने के लिए, क्या ऐसा है रीना गुप्ता जी? देश के सामने हमने केजरीवाल जी को एक्सपोज कर दिया। आशीष जी रुक जाइए ना, हर किसी के बीच में मत बोलिए। रीना गुप्ता जी प्लीज। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई दूरदर्शिता नहीं है सामने में। रखिए, आप अपने पिताजी की तरह दीपक जी दोनों को शांत कराइए, दृढ़ मत से कहिए। राजीव जी आपने सवाल पूछ दिया, मैंने अलाउ कर दिया, मोदी जी ने अपनी बात कह दी। रीना गुप्ता जी क्या समय दिया? अति लालायित है केजरीवाल जी राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, खड़गे जी से मिलने के लिए? कर दिया केजरीवाल जी को पूरे देश के सामने। कहां दिया हमने समय? कहां दिया कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने का समय केजरीवाल जी को? दीपक जी यही तो कांग्रेस यूनिटी भी अरे शांत हो जाइए। तू इधर उधर की ना बात तो मोदी जी की पक्का बी टीम है। दिल्ली क्यों डूबी बताइए रीना। इधर उधर की ना बात कर, ये बता दिल्ली क्यों डूबी? देखिए, ये मैं समझ सकती हूँ कि आशीष भाई इतने ज्यादा बदलाए हुए क्यों हैं, क्योंकि आशीष भाई की पार्टी जो है, सारे जो कल तक जिनको ये गालियां दे रहे थे, वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी जो हैं आशीष भाई की पार्टी में ज्वाइन कर लिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के छुटभैये नेता ही कांग्रेस को डुबो के लेकर डुबोएंगे और कुछ नहीं है। ये छुटभैये नेता जो हैं, यही कारण है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है इस समय। नहीं तो 14 पार्टियां जो हैं, 14 पार्टियों ने बोला है, 14 पार्टियों ने बोला है। अरे चुप रहो आशीष सूद, अरे चुप रहो आशीष सूद, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? ये छुटभैये प्रवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं आप? हम मेरे लिए सब सम्मानित है भाई, कोई छुटभैया नहीं है, मेरे लिए सब सम्मानित है। आशीष जी प्लीज बीच में नहीं, रीना जी को जवाब दे। बुलाते हैं दीपक जी आप टीवी पे। दीपक जी रीना जी के ये शब्द जो है, क्या ये सही शब्द है जो ये इस्तेमाल कर रही हैं? आपको तो इनका बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। ये तमीज है इनकी? या केजरीवाल जी के सारे लोग ऐसे बदतमीजी करते हैं टीवी पे आके? जी आप एंकर हैं, कोई और एंकर है? बात करने की कौन एंकर है आप बताइए? प्रवक्ताओं का बुलाया मत कीजिए। मेरे लिए सब सम्मानित प्रवक्ता भाई। रीना जी अपनी बात कहिए, मोदी जी रुक जाइए, रीना जी कंक्लूड करिए। कांग्रेस कह रही है, आप कांग्रेस क्या कह रही है आपने सुन लिया। आप बोलिए, तमीज से बात करिए जरा। जा रहे हैं डिस्कशन को, ये तमीज से बोलेंगे होता है कोई डिस्कशन करने का? आप तमीज आनी चाहिए रीना जी को। बोलिए, आप बोलने नहीं दिया आपने जी की तरह बदतमीजी पे उतर रही हैं। मैं समझ सकती हूँ, ये क्या शब्द मैं समझ सकती हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा है और विधायक कम है, इसीलिए मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें दीपक जी, सॉरी। तमीज से बोल रही हूँ, आप तमीज से बोलिए। आप अपने चैनल पे क्या इन शब्दों का इस्तेमाल करने देंगे रीना जी को? दीपक जी आपसे सवाल है। दीपक जी आपसे मैंने सुना नहीं कि शब्द का इस्तेमाल किया। आप इनको अलाउ मोदी जी माफ कीजिएगा, मैं आपकी चिल्लाहट के दौर सब चिल्ला रहे थे, मैंने उनका शब्द नहीं सुना। चरित्र दिखाता है ये शब्द, इनकी पार्टी का चरित्र दिखाता है ये शब्द। आपने देखा किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आशीष सूद? मर्यादा से बात कीजिए। बोले जा रहे हैं तब से
आपने जरा तमीज देखा, से बात कीजिए रीना आपने जी। देखा आशीष दूत सुना आपने आप किस जरा तरह की तमीज से बात गुंडागर्दी कीजिए। कर रहे हैं इस चैनल पे आपके। केजरीवाल जी ने यही सिखाया बिल्कुल आपको, तमीज से मैं बात कर रही यही हूँ। सिखाया आपको कि ये कहते आएंगे मैं टीवी पे। बिल्कुल तमीज से बात कर रही हूँ, बिल्कुल इधर उधर की बातें ना बिल्कुल करें, आप तमीज से बात कर रही कीजिए। हूँ मैं, कोई दोबारा से इधर बात करना उधर सवाल नहीं है, कर रही सिर्फ हूँ शब्दों मैं। का। मेरे पास बिल्कुल वक्त वार्निंग इतना ही है। दोबारा से आपने बात सब करना को सुन लिया, रीना जी को सुन लिया, आशीष जी दोबारा को से सुन मत लिया, करना ऐसे मुदित शब्दों जी का को सुन इस्तेमाल, लिया, रीना गुप्ता दीप जी को भी सुन समझ लिया। लीजिए अब इसको आप ध्यान खुद से। अनुमान लगा सकते हैं दिल्ली क्यों डूबी। जी न्यूज़।